आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पैडल अप के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। उसी तैयारी को एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए आज का हमारे प्रैक्टिस सेशन है और ये प्रैक्टिस सेशन हमारे पिछले पेडागोजी और सीडीपी के प्रैक्टिस सेशन का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। एक तो आपको ईज़िली चैनल पर वो मिल जाएगा। अगर आपको ढूँढने में प्रॉब्लम आ रही है या नहीं मिल रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 के नेम से इसकी लिंक भी मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आप पार्ट 1 पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेशन है वो कहीं न कहीं इस बेस पर बनाया गया है, इस बेस पर आपके सामने लाया गया है कि कहीं न कहीं आपको ये जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रखे होते हैं उसको अप्लाइड करने का एक आपको मौका मिल जाए। आपको आइडिया लग जाए कि हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई करना है, किस तरीके से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। और अगर ये मान के आप बैठे हैं कि एज़ इट इज़ आपको यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिल जाएँगे, तो ये तरीका सही नहीं है। हो सकता है एज़ इट इज़ मिल भी जाएँ, है ना? ये हम डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं मिल सकते। बट ये थिंकिंग के साथ आना किसी भी प्रैक्टिस सेशन में कि यही क्वेश्चन मिलेंगे तो वो कहीं न कहीं आपका एक वे ऑफ लर्निंग आपका गलत है ना? आप किसी भी मॉक टेस्ट या अगर किसी भी प्रैक्टिस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो मेनली आपका मोटिव ये होना चाहिए कि हमारा जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनको कैसे अप्लाइड करेंगे अगर कोई एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ये मेनली आपका अच्छा तरीका है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपको क्या लगता है वो आप स्वयं जानते होंगे। तो बिना देरी करे बढ़ते हैं आज के हमारे प्रैक्टिस सेशन में। जैसा कि आपको पता है ये सीडीपी और पेडागोजी के पीवाईक्यू क्वेश्चन को फोकस्ड करके बनाया गया है। तो आज के क्वेश्चन को देखते हैं और अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेशन देखे हुए हैं और आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे चैनल पर इजीली उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जो पेडल अप ग्रुप से आपको टेलीग्राम पर ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप इन प्रैक्टिस सेशंस की पीडीएफ फाइल चाहते हैं क्वेश्चनों की तो आपको पेडल अप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर वो तुरंत अपलोडेड कर दी जाती है आफ्टर सेशन। तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं। तो आज के क्वेश्चनों की बात करें तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ नॉट अ मेजर कंसर्न ऑफ द स्कूल ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स लैंग्वेज कॉम्पिटेंस। मतलब बच्चों में अगर भाषा दक्षता को लेकर बात करी जाए तो स्कूल की प्रमुख चिंता इनमें से कौन सी नहीं होती है। यहाँ एक जो वर्ड ज़्यादा फोकस करने वाला है क्योंकि अक्सर हर एक कोई टीचर बताता है कि आपको नहीं पर ध्यान देना है, लेकिन फिर भी हमसे ये वर्ड मिस हो जाता है। तो यहाँ नहीं बट पूछा है आपसे कौन सा इनमें से नहीं होगा। जो इशू होते हैं रिलेटेड टू आर्टिकुलेशन एंड लिटरेसी को लेकर या इन्हेंस वोकेब मतलब जो आपकी शब्दकोश है शब्दावली उसको मात्रा बढ़ाने को लेकर या भाषा का उपयोग करने की या उसकी रचना संबंधी क्षमता बच्चे की या टू थिंक एंड कम्युनिकेट विद अदर्स मतलब दूसरों के साथ कहीं ना कहीं संवाद और संप्रेषण करने की उसकी क्षमता। तो जो स्कूल की प्रमुख चिंताओं में शामिल नहीं है वो है कहीं ना कहीं उसकी वोकेब पर ध्यान, क्योंकि मेनली भाषा सिखाना इसकी स्कूल की तरफ से ये फोकस नहीं होता है कि बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा शब्दकोश बढ़ा दिया जाए, है ना? ये किसी भी स्कूल का मेन ऑब्जेक्टिव भाषा सिखाने को लेकर नहीं होता है। तो हमारा जो आंसर बनेगा जो स्कूल की प्रमुख चिंताओं में नहीं आता है वो है कहीं ना कहीं इनहेंसिंग वोकेबलरी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द आईसीटी इन स्कूल्स स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर फॉर स्टूडेंट टू लर्न थ्रू कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोसेस। मतलब आपने आईसीटी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। अब आपको बताना ये है कि एक्चुअल में जो आईसीटी आई थी वो किस वर्ष भारतीय सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। ठीक है, तो ये अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज हम यहाँ फैक्चुअल बेस क्वेश्चन है तो उसको जान लेते हैं। ये कहीं ना कहीं आपकी जुलाई मंथ में लाई गई थी, आईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब यहाँ आपको 2 सन दिख रहे मतलब मेनली हो सकता है कि आप 2 सनों में कन्फ्यूज़ हों, 2004 और 2006 में। 2001 में आपका कहीं न कहीं आया था सर्व शिक्षा अभियान आपको जो एसएसए के नाम से आप जानते हैं। 2003 में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद कुछ आया भी था, एग्ज़ैक्टली मुझे नहीं पता। अगर आपको 2003 के बारे में कुछ पता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो आपका ये आया था 2004 में, जुलाई 2004 में, ठीक है? ये आप देखना 2006 में अगर आपको पता हो तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा 2006 में क्या आया था। लेकिन आपको इसी का बताया आईसीटी को आगे चल के संशोधित किया गया। ये कब किया गया? तो जो संशोधन किया गया इसमें आगे चलकर वो जुलाई 2010 में किया गया था। ठीक है, और 2000 अप्रैल 2010 में क्या आया था, आरटीई को कहीं न कहीं लागू किया गया था संवैधानिक तौर पे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी इज़ मतलब जो समाज के एजेंट के रूप में विद्यालय का प्राथमिक कार्य क्या है? सोशल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखना, डेवलप एंड एडिक्वेट लेवल ऑफ वोकेशनल कम्पिटेंसीज इन चिल्ड्रन या प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द लाइफ या प्रोवाइडिंग चिल्ड्रन विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर एनवायरनमेंट। तो प्राइमरी अगर फंक्शन की बात करते हैं आप स्कूल की एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी, तो स्कूल का मेनली जो फंक्शन है प्राइमरी उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कहीं ना कहीं बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग
डेवलप करना बच्चे की किससे रिलेटेड, उसके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड, है ना, कि बच्चे हर चीज़ को जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाए, तो उसे उसकी समझ बेहतर हो। इसी यही मेन फंक्शन है और प्राइमरी फंक्शन हम इसे कह सकते हैं स्कूल का, एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी। तो इसका जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट डू चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे टेक पार्ट इन प्ले ग्रुप्स। मतलब जब बच्चे कहीं ना कहीं प्ले ग्रुप्स में प्ले करते हैं, तो उनका मेनली आपको ये बताना है कि किस तरीके से या क्या क्या चीज़ें वो सीखते हैं। कंपटीशन सीखते हैं, कॉपरेशन सीखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष सीखते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो हम सभी जानते हैं अगर बच्चे कहीं ना कहीं ग्रुप में प्ले ग्रुप में लर्निंग कर रहे हैं या खेलते ग्रुप में खेलते खेलते वो कहीं ना कहीं सीखते रहते हैं, तो इन सब में से सारी चीज़ों को वो सीखेंगे कहीं ना कहीं। खेल खेलते समय उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना या प्रतियोगिता की भावना भी आएगी, उन्हें सहयोग की भावना भी उनके अंदर डेवलप होगी, कहीं ना कहीं उनमें संघर्ष को बढ़ावा देने की एक जो अंदर से इन्नेट क्षमता विकसित होती है वो भी होगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस। तो आई होप इसका आंसर तो सभी ने दिया होगा, क्योंकि ऑल ऑफ दिस सभी का फेवरेट होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द बेस्ट क्राइटेरिया टू डिवाइस अ सीटिंग प्लान इन द स्कूल। मतलब आपको ये बताना है कक्षा में बैठने की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए किस तरीके के मानदंड का उपयोग करेंगे। क्या उनके फैमिली बैकग्राउंड को देखेंगे बच्चों को, या अपने पर्सनल रिलेशनशिप देखेंगे बच्चों के साथ, या उनकी हाइट और इंटेंसिटी को, विजन की इंटेंसिटी को देखेंगे, या इंटेलिजेंस लेवल देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो हम सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं, या चाहे प्रेयर हॉल में हो या आपका क्लास में हो, तो मेनली ये फोकस है कि पहले तो हाइटिंग अरेंजमेंट किया जाता है कि आपको कहीं ना कहीं हाइट में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे आगे आप प्रेफर करेंगे, और जो हाइट में थोड़ा बड़ा होगा उसको पीछे। प्लस उसमें आप इंटेंसिटी विजन की भी देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि हाइट में हो सकता है एक बच्चा ऐसा हो जो लंबा जरूर हो, लेकिन जो उसकी इंटेंसिटी ऑफ विजन है वो कम हो, तो उसे आप मजबूरी आप वो आगे ही बैठाना पड़ेगा। ये आपकी सीटिंग अरेंजमेंट है। तो इन चीज़ों को आपने को ध्यान में रखना होगा इन क्लास, जब भी आप क्लास में होंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका 3। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, स्टूडेंट लर्निंग इंक्रीज मार्केटली व्हेन। मतलब जो सीखने की जो क्षमता है बच्चों में तब बढ़ती है जब क्या होता है, जब स्टूडेंट्स बिकम फोकस्ड एंड एक्टिव, या टीचर एक्टिव, या हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इज विजिलेंट एंड इफेक्टिव, या पेरेंट्स आर एक्टिव एंड कोऑपरेटिव। तो स्टूडेंट की लर्निंग की क्षमता अगर बढ़ाना चाहते हैं या उसकी बढ़ती है, तो वो जो रीजन होगा वो कहीं ना कहीं बच्चों से ही कनेक्ट करना चाहिए। तो लर्निंग की क्षमता जब बढ़ेगी जब बच्चे खुद उस किसी भी कॉन्सेप्ट या किसी भी टॉपिक में खुद पार्टिसिपेट करेंगे। तो जब वो खुद फोकस्ड और एक्टिव होंगे तभी उनकी लर्निंग की क्षमता अपने आप बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। आप देख रहे हैं क्योंकि जो भी क्वेश्चन है आपके फैक्चुअल बेस क्वेश्चन कम आ रहे हैं, है ना, और बहुत एकदम आपको कॉन्सेप्ट जो पढ़ा सीधे तौर पे क्वेश्चन देखने को कम मिलते हैं। इनको जैसे जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं उन्हें अप्लाइड वे में कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना, उस तरीके क्वेश्चन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। इसी को आप कहीं ना कहीं शिक्षा शास्त्र में लेके चलते हैं, पेडागोजी में लेके चलते हैं। अगर बात करें फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, मतलब आप फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, मैच्योरिटी, रेडीनेस, हेरिडिटी, या मोबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जब आपको ग्रोथ फिजिकल तौर पे ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलता है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन है आपकी परिपक्वता की, मैच्योरिटी की। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब मैच्योरेशन या परिपक्वता आप इसे कह सकते हैं, जिसमें आपको फिजिकल लेवल पर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन कहता है, इन द फाइनल एनालिसिस द की टू मोटिवेट इन द क्लासरूम इज। मतलब आपको ये बताना है कि अंतिम विश्लेषण में कक्षा कक्ष में प्रेरणा की कुंजी क्या है। इंटरेस्ट, इनहेरेंट द सब्जेक्ट मैटर, मतलब विषय वस्तु में निहित रुचि, या टीचर्स पर्सनालिटी, या फिर पाठचर्या संबंधी अनुभवों की उपयुक्तता, या इमोशनल क्लाइमेट ऑफ द क्लासरूम। तो अगर बात करें आपकी कक्षा कक्ष में प्रेरणा मतलब किस वजह से, या उसकी कुंजी क्या है, की क्या है उसकी मोटिवेशन की, तो कहीं ना कहीं विषय वस्तु में निहित रुचि है। क्योंकि अगर बच्चे को उसी में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो वो मोटिवेट हो ही नहीं सकता। आप बाहर ही उसे मोटिवेशन दे सकते हैं, लेकिन जब तक काम नहीं करेगा जब तक एक्चुअल में उसे इंटरेस्ट ना आ रहा हो। तो मेन जो कुंजी है किसी भी मोटिवेशन को आगे बढ़ाने की या खुद में उसके अंदर मोटिवेशन जागृत करने की, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू क्रिएट क्वालिटी डिजिटल कंटेंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो आपको ये बताना है कि भारत सरकार के द्वारा कई ऐसी पहल चलाई गई हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों में साक्षरता को या डिजिटल सामग्री को लाती हैं, जिससे बच्चों की लर्निंग और बेहतर हो सके। तो उसमें कौन कौन सी संस्थाएं हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए हैं। क्या वो भारत सरकार का सशक्त पोर्टल है, प्रौद्योगिकी की तरफ से जो लाया गया उसका नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्हेंस्ड लर्निंग है, या मल्टीमीडिया एजुकेशन रिसोर्स फॉर लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग है, ऑल ऑफ द अबव है। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ द अबव है।
मेनली आंसर पे फोकस मत करिएगा, क्योंकि हम मेनली इन जो आपको जो प्रोग्राम दिख रहे हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो आपको पहला दिख रहा है कि सशक्त पोर्टल, ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लाया गया है। इसमें आपको ई कंटेंट मिलेगा, चाहे वो टीचर के लिए हो या वो स्टूडेंट के लिए हो। जितना भी बुक्स हो गया या और अदर कंटेंट हो गया वो आपको ई फॉर्मेट में मिलेगा। इसके लिए ये सशक्त पोर्टल लाया गया था। अब बात करते हैं नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्हेंस्ड लर्निंग को। तो इसकी एक चीज़ याद रखनी है, इसकी कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसकी आपको ऐसा पूछा जाएगा NPTEL। यहाँ मैं नोट डाउन कर देता हूँ कि NPTEL की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो ये आपका कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है, ठीक है। इसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्हेंस्ड लर्निंग कहेंगे। और सेम आपका थर्ड वाले में जो मल्टीमीडिया एजुकेशनल रिसोर्स फॉर लर्निंग एंड ऑनलाइन टीचिंग है, इसका MERLOT इस तरीके से फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड वाले की कि नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इन्हेंस्ड लर्निंग क्या है। ये कहीं ना कहीं ITI जो आपने नाम सुना है उनके सहयोग से विकसित किया गया है, जिनमें मेनली बढ़ावा दिया जाता है साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के वाले बच्चों को, ठीक है। और मल्टीमीडिया एजुकेशनल रिसोर्स क्या है, इसमें कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से रिलेटेड आपको कई सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको आपको ICT के तौर पे उपयोग करने में आसानी हो, है ना। तो यहाँ जो हमारा आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन स्कूल्स प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू ट्रांसफॉर्म देयर प्रैक्टिस बाय प्रोवाइडिंग देम। मतलब स्कूल में कहीं ना कहीं ICT का बढ़ता उपयोग देख रहे हैं, उसकी आपको शिक्षकों के तौर पे क्या आपको बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या अवसर प्रदान किए जा सकते हैं उसके द्वारा, क्या वो इम्प्रूव करती है आपकी कहीं ना कहीं कंटेंट को, सामग्री को, या इफेक्टिव टीचिंग को कहीं ना कहीं बढ़ाती है और ज़्यादा लर्निंग मेथड्स आपको उपयोग करने के मौके देती है, या कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा मोर इंटरेक्टिव बनाती है एजुकेशनल मटेरियल के तौर पे, ऑल ऑफ दी। तो हम सभी जानते हैं ICT का जब हम यूज़ करते हैं तो ये हमें हर तरीके से सक्षम बनाने का काम करती है एज अ टीचर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दिस, है ना। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, लिंग्विस्टिक इज, मतलब आपको ये बताना है भाषा विज्ञान क्या है। ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज है, रिलेशनशिप अमंग लैंग्वेजेस है, या हाउ लैंग्वेजेस कैन चेंज ओवर टाइम, भाषा कैसे समय के अनुसार बदलती जाती हैं उसका अध्ययन है, ये ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम बात करें भाषा विज्ञान की या लिंग्विस्टिक्स की, तो ये हमारा ऑल ऑफ दीज में आता है, क्योंकि इसमें हम भाषा का अध्ययन करते हैं कि कल्चर और समय के साथ भाषा में कैसे परिवर्तन आ रहे हैं, है ना, या भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, या अदर भाषाओं के साथ उस भाषा का क्या रिलेशनशिप है। तो इन सारी चीज़ों का जो हम अध्ययन करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं, वो हमारा मेनली है लिंग्विस्टिक्स, है ना। तो आई होप आप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ फ्यू स्टूडेंट्स ऑफन डिस्टर्ब द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास यू वुड, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करते हुए दिख रहे हैं कि कक्षा को वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे अनुशासन बनाए रखने के लिए, या उन्हें डरा धमका के उन्हें निष्कासित कर देंगे, हटा देंगे, प्रिंसिपल को उनकी रिपोर्ट देंगे, या छात्रों के बेहतर करने के लिए आपसी संबंध बनाने के ऊपर काम करेंगे, या कहीं ना कहीं उन छात्रों को कड़ी सजा देंगे। तो मेनली जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनडिसिप्लिन पैदा कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं आप वर्क टुवर्ड हैविंग बेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप विद स्टूडेंट, मतलब उन बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आप बेटर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करेंगे, अच्छे म्यूचुअल रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, ताकि वो कहीं ना कहीं आपसे हर बात शेयर कर रहे हैं। हो सकता है उनकी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो अदर किसी से वो डिस्कस ना कर पा रहे हो, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं अनडिसिप्लिन का रीज़न बन रहा हो, तो उन चीज़ को आप देखेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, द मेन पर्पज ऑफ लर्निंग इज। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है इस बारे में जरा हम बात कर लेते हैं। ये KBS में आ चुका है आपका, ठीक है। इसी को थोड़ा सा घुमा के अभी रिसेंटली आपकी MRS एग्जाम में पूछा गया था, और ये कई बार CTET में भी क्वेश्चन आया, और अदर आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी देखने को ये मिल रहा होगा। ये अभी क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज है, कितनी एग्ज़ाम्स में मैंने खुद इसको एनालाइज़ किया है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका फॉर्मेट भले ही चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन ज़रूर आता है आपके सामने। तो आपको बताना है मेन पर्पज़ ऑफ लर्निंग क्या है, मतलब अधगम का मेन उद्देश्य क्या है। जब आप अधगम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उसकी पहली ही डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि व्यवहार में आए हुए परिवर्तन ही अधगम कहलाते हैं। तो मॉडिफिकेशन किस में हो रहा है, आपके बिहेवियर में। तो बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वही अधगम के अंतर्गत आएगा, या वो आपकी लर्निंग प्रोसेस का पार्ट होगा, या मेन पर्पस होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोशल डेवलपमेंट इज इसेंशियल अ मैटर ऑफ, मतलब आपको ये बताना है सामाजिक विकास मूलतः किसका विषय है, या क्यों इसेंशियल होता है। क्या ये सामाजिक व्यवस्था की मांगों के अनुरूप होना चाहिए,
या आपको सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि है, या सामाजिक विकास सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ अपने उद्देश्यों का एकीकरण है, या सामाजिक कौशल का विकास है। तो अगर बात करें सोशियो डेवलपमेंट की, तो क्यों एसेंशियल है? क्योंकि ये कहीं न कहीं हमें अपने मतलब सामाजिक में जो व्यवस्था है, साथ ही साथ हमारे जो उद्देश्य हैं उनमें एकीकरण इंटीग्रेशन का काम करती है, कि जो सामाजिक में व्यवस्था चली आ रही है उसके साथ हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स या हमारे जो गोल हैं वो कैसे इंटीग्रेट हो सकते हैं, उसी को आप कहेंगे सोशल डेवलपमेंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल एड्स शुड बी कंसीडर्ड बाय द टीचर एज, मतलब आप देखते हैं टीचर अपने टीचिंग मेथड में कई सारे बदलाव करता है बच्चों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए। तो उसी बदलाव में एक श्रृंखला आती है ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो श्रव्य और दृश्य सामग्री का उपयोग। तो वो टीचर क्यों कंसीडर करता है उसका उपयोग करना? क्या वो सब्स्टिट्यूट करना चाहता है ट्रेडिशनल टीचिंग को, या वो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट करना चाहता है अदर डिवाइस फॉर टीचिंग, मतलब अपनी टीचिंग में अदर डिवाइस उपयोग उपकरणों का यूज़ करने के लिए, या डिवाइस विच सेव टीचर्स प्रिपरेशन, या ये कहीं ना कहीं शिक्षक की तैयारी को बचाता है, उस टाइम को बचाता है, या कहीं ना कहीं ये दिनचर्या में सुखद परिवर्तन लाता है। तो मेनली क्या है, ये जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं वो सप्लीमेंट का काम करती हैं टीचर की टीचिंग मेथड में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगला है कि गिफ्टेड चिल्ड्रंस आर, आपको ये बताना है कि गिफ्टेड स्टूडेंट्स या गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट, इंट्रोवर्ट इन नेचर, या इंडिपेंडेंट ऑफ टीचर्स, या नॉन असर्टिव ऑफ देयर नीड्स। तो आपको ये बताना है गिफ्टेड चिल्ड्रन हम किनको बोलते हैं। नॉर्मली गिफ्टेड चिल्ड्रन उनको कहा जाता है जिनका IQ लेवल 140 प्लस हो। ये रियली होल पॉपुलेशन में 2% ही बच्चे से पाए जाते हैं जो गिफ्टेड चिल्ड्रन के तौर पे आपको देखने को मिलते हैं। और गिफ्टेड चिल्ड्रन की अगर पहचान की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं अपने जजमेंट में। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है आप अगर एक चीज़ पढ़ा रहे हो और इनको अगर दूसरा तरीका उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पता हो तो ये आपके सामने रख देंगे। तो ये इनका जो जजमेंट है वो इंडिपेंडेंट है अपने आप में। इसलिए हम कहते हैं गिफ्टेड स्टूडेंट की जो पहचान होती है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ले सकते हैं वो है इंडिपेंडेंट इन देयर जजमेंट। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है ये टीचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, कभी कभी इन्हें टीचर की मदद लेनी पड़ती है ना। इंट्रोवर्ट कह नहीं सकते कि बाय नेचर हर गिफ्टेड बच्चा जो है इंट्रोवर्ट हो, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है। अगला क्वेश्चन है, फॉर लर्निंग टू बी इफेक्टिव द गोल मस्ट बी मीनिंगफुल इन टर्म ऑफ, मतलब बेहतरीन अधिगम के लिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है वो मीनिंगफुल होना चाहिए किन टर्म्स पर? लर्नर्स नीड एंड पर्पस, द करिकुलम ऑब्जेक्टिव, द स्टैंडर्ड ऑफ स्कूल, इंटेलेक्चुअल आइडिया इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम सीखने को बेहतर बनाना चाहते हैं और हम कोई लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो उस लक्ष्य का निर्धारण किस चीज़ पर निर्भर करता है? तो जो हम सीखना किससे बच्चों को करा रहे हैं तो लक्ष्य का निर्धारण भी किससे संबंधित होगा? बच्चों की आवश्यकता और उनके उद्देश्यों से। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है कि एन इफेक्टिव सुपरविजन इज वन विच प्रमोट्स ग्रेटर, मतलब अगर आप प्रभावी पर्यवेक्षण कर रहे हैं तो वो किस तरीके से और बेहतर को बढ़ावा देता है? पंक्चुअलिटी अमंग टीचर, कम्युनिटी सेटिस्फेक्शन, पीपल्स प्रोग्रेस, या इन्वॉल्वमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब आप देखते हैं टीचर का सुपरवाइजर्स आते हैं उनका कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स को एनालाइज करने, उनका आकलन करने के लिए। तो वो क्यों ज़रूरी है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो किसी भी अगर टीचर का हम अगर सुपरविजन कर भी रहे हैं तो उसका संबंध हमें ऐसा नहीं है टीचर में कमियां निकालनी है या टीचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना है। नहीं, उसका मेन मोटिव है टीचर टीचिंग कैसे कर रहा है, उसका टीचिंग मेथड क्या उपयोग में लाया जा रहा है उसके द्वारा, और टीचिंग मेथड सीधा सा कनेक्टिविटी है बच्चे के साथ। तो इस सारी प्रक्रिया का मेन उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थियों की आप प्रगति को कहीं ना कहीं एनालाइज करना चाहते हैं, उसे मॉनिटर करना चाहते हैं। तो उसी को और इन्हांस करने के लिए आप कहीं ना कहीं सुपरवाइजर्स लाते हैं एक स्ट्रक्चर में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, है ना। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू कंसीडर द मोस्ट एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। आप सबसे ज़्यादा जो लर्निंग की डेफिनेशन है उसे किस तरीके से एडिक्वेट या किस तरीके से बेहतरीन रूप से परिभाषित करेंगे? सॉल्विंग प्रॉब्लम है लर्निंग, या डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर पैटर्न है, नन ऑफ दी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अभी मैंने डिस्कस किया था और मैंने बताया था आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको अलग अलग रूपों में दिखेगा, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट आप इसी से समझ सकते हैं क्योंकि इसमें भी लर्निंग की डेफिनेशन पूछी है, उसका आंसर वही है कि व्यवहार में आए हुए आपके परिवर्तन ही अधिगम कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना। अब आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन मतलब आंसर सेम है बट जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो डिफरेंट है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि आपने चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हैं, बट अगर कुछ एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन घुमा के पूछता है क्योंकि वो एक्चुअल में आपकी मेंटलिटी से खेलना चाहता है ना, आपके इंटेलिजेंस लेवल से खेलना चाहता है। और अगर आप उसके खेल में आ जाते हैं तो फिर आप
क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप उसकी मेंटलिटी को समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है ना। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, आपको थोड़ा समझ आपकी डेवलप हुई होगी उस पर्टिकुलर आपकी CDP एंड पेडागोजी के टॉपिक से। तो आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस ऐसी करिए कि वो आपको कहीं न कहीं आपकी लर्निंग को एनहांस करे। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि अधगम क्या है, आपके व्यवहार में आए हुए परिवर्तन। तो कुछ गलतियाँ हो रही हैं तो समझिए कि आप बेहतरी की ओर, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं, और व्यवहार में परिवर्तन की ओर बढ़ना ही क्या है, अधगम है। तो मिलते हैं इसी अधगम के और आगे आने वाले व्यवहार में परिवर्तन को लेकर। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।